हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं सीटेट 2024 के लिए लेकर आया हूँ और इसे शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी परीक्षा हो उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। फ़िलहाल मैं इस वीडियो में पिछले ईयर में जो पूछे गए हैं सीटेट में वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो जो भी भाई बहन सीटेट की या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है, इसमें से कई क्वेश्चन। ठीक है, तो ज़रूर देख कर जाइएगा। और उसके साथ साथ जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, उनका पेपर अच्छा हो। और चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेयर ऑफ रवि क्रॉप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेयर ऑफ रवि क्रॉप्स। निम्नलिखित में से कौन सा रवि फसल युग्म है। रवि फसल युग्म है निम्नलिखित में से। तो इसमें से पूछ रहा रवि फसल युग्म। ऑप्शन आपका दिया है, पहला ऑप्शन क्या है, वीट, मस्टर्ड, गेहूं या सरसों। ठीक है, गेहूं सरसों। दूसरा ऑप्शन क्या है, मस्टर्ड पैडी, सरसों धान। तीसरा ऑप्शन क्या है, पैडी पीज, धान मटर। चौथा ऑप्शन आपका क्या है, पीज मेज मटर या मक्का। अब आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइए। चलिए, सबसे पहला काम तो हम समझेंगे कि होता क्या है, कैसे हमें पता चलेगा रबी क्रॉप है या फिर खरीफ क्रॉप है। ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए। तो रबी की क्रॉप के लिए सबसे पहला काम पहचान। पहले आप रबी की फसल देखिए, रबी की फसल कैसे पहचानेंगे, खरीफ की फसल कैसे पहचानेंगे। पहचानने का तरीका देखिए। रवि कितने अक्षर का होता है, 2 अक्षर का होता है रवि। जब रवि 2 अक्षर का होता है तो गेहूं आप इसमें से ले लीजिए। गेहूं, गेहूं गेहूं कितने अक्षर का होता है, 2 अक्षर का। इसका मतलब क्या है, गेहूं के समय में जितनी भी फसलें बोई जाती हैं, ठीक है, गेहूं के साथ वो क्या हो जाएंगी, सब रवि। ठीक, सभी रवि की फसल। जैसे आपका मटर होता है गेहूं के समय में होता है, ठीक है, ये रवि की फसल है। और आपका बात करते हैं खरीफ। ये जो रबी की फसल होती है इसका बोने का जो काल होता है अक्टूबर से नवंबर तक। कब तक, अक्टूबर से नवंबर तक ये फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, खरीफ की अगर हम बात कर लें, खरीफ की फसल को कैसे पहचानेंगे, तो खरीफ से आपका आता है धान। धान से आप उठा लो, क्या धान है, धान से आप उठा लो, धान से क्या बनेगा, चावल। धान से क्या बनता है, चावल। ठीक है, धान से चावल बनता है। तो चावल आप उठा लेंगे। चावल कितने अक्षर का होता है, 3। खरीफ कितने अक्षर का है, 3। तो दोनों 3-3 अक्षर का है। इसका मतलब जो चावल जब धान बोया जाता है उस समय की जितनी भी फसलें होंगी सब क्या कहलाएंगी, कौन सी फसल कहलाएंगी, खरीफ की फसल। ठीक है, तीसरी होती है आपकी जायद की फसल। जी हाँ दोस्तों, फसल जो है 3 प्रकार की होती हैं। एक तो आपका रबी, दूसरी खरीफ, तीसरी जायद की फसल। ठीक, तो जायद की फसल क्या होती है, जो जैसे आपका खीरा आता है, ककड़ी आता है, तरबूज आता है। ठीक है, ये सभी जायद की फसल होती हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर चुनिए। जैसे गेहूं और सरसों, जी हाँ, गेहूं के साथ सरसों भी उगाया जाता है। तो इसका मतलब गेहूं और सरसों दोनों कैसी है, रबी की फसल है। तो आपका पहला आंसर ही सही हो जाएगा। क्या होगा, पहला आंसर ही सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन देखो, सरसों है लेकिन धान है। धान से क्या निकलता है, चावल। चावल कैसा है, चावल कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा देखो, धान मटर। धान आया तो काट दो पहले ही। मटर और मक्का ये दोनों कैसी हैं, खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, मटर तो गेहूं के समय में होता है लेकिन मक्का जो है वो खरीफ की फसल है। ठीक, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एन ऑक्साइड। ठीक है, हुज सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एक्स। एक्स क्या हो सकता है, एक तत्व यक्स है जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसका जो विलयन होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है,
तो यक्ष क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है आपसे क्या हो सकता है। तो सबसे पहला काम, एक जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो धातु होती है, धातु कैसी क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो धातु के ऑक्साइड बनाता है। लेकिन ये जो ऑक्साइड होता है ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसका गुण कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, धातु के जो ऑक्साइड होंगे क्षारीय। लेकिन अधातुएं जो क्रिया करती हैं, अधातुएं जो ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं, अम्लीय। ठीक है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करती हैं। तो अब आप बताइए, पहले तो आपको ये समझना है कि जो ब्लू लिटमस को, जो नीले लिटमस को कैसा कर दे रहा है, रेड, लाल में चेंज कर दे रहा है। इसका मतलब ये विलयन कैसा है, अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय है या एसिडिक। ठीक है, अम्लीय है। तो इसका मतलब आप सोचिए, इसमें से सोडियम, सोडियम क्या है, ऑप्शन देखिए, सोडियम, सोडियम आपका क्या है, धातु है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। धातुएं क्षारीय विलयन प्रदर्शित करती हैं, हमें चाहिए कैसा विलयन, अम्लीय चाहिए। ठीक है, तो सोडियम तो बिल्कुल नहीं होगा। हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम क्या है, नोबेल गैस है, ये भी छोड़ देते हैं। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर भी आपका धातु है। क्या है, धातु है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सल्फर। क्या होगा, सल्फर। ठीक है, सल्फर जो है वो क्या, कैसा विलयन प्रदर्शित करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो अम्लीय विलयन। ठीक है, आया समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। ठीक है, एयर में किस अवस्था में सबसे अधिक साउंड होगा, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कब होगा। तो इसकी बात करते हैं। ऑप्शन है आपका ड्राई एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में। दूसरा ऑप्शन क्या है, मॉइस्ट एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र वायु में। तीसरा ऑप्शन क्या है, इन ड्राई एयर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सूखी या शुष्क वायु में। चौथा ऑप्शन आपका क्या है, मॉइस्ट एयर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र वायु पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्र वायु में। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो ऑप्शन दे दिया है, क्या है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, तो उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर एंड प्लेन मिरर, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या दे दिया है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण। और चौथा ऑप्शन क्या दे दिया है, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर और प्लेन मिरर। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब कैसा बना रहा है, आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, सदैव हमेशा की बात कर रहा है, वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो ये चीज़ तो आपको पता है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा, आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, किस प्रकार के दर्पण में बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, है ना। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है सदैव, और वो भी छोटा बनता है वस्तु से। कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में। तो आप देखेंगे इसमें कौन सा है, ये बी वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर कन्वेक्स मिरर, उसके साथ साथ कनकेव मिरर, सॉरी कनकेव मिरर नहीं, यहाँ पर लेंस देगा। ठीक है, लेंस क्या होगा, लेंस होगा। ठीक, ये सही होगा। प्लेन मिरर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू अ बुक लेइंग एट अ रेस्ट ऑन अ टेबल। ठीक है, कह रहा है एक मेज पर स्थिरावस्था में रखी हुई किताब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, स्थिरावस्था में रखी है बुक, तो इसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन क्या है, स्टैटिक फ्रैक्शन इज ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट, स्टैटिक फ्रैक्शन इज ओनली फोर्स। इसमें कह रहा है स्थैतिक घर्षण एकमात्र बल है जो इस पर लग रहा है।
दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट, गुरुत्वाकर्षण बल एकमात्र बल है जो कि इस पर लग रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या है, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, इस पर कोई बल नहीं कार्य कर रहा है। और चौथा ऑप्शन क्या है, अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, उस पर दो संतुलित बल कार्य कर रहे हैं। तो इसमें देखो, एक अगर मेज है, ठीक है, ये मेज है, मेज पर अगर बुक रख देंगे तो बुक रखेंगे तो ये बुक जो है इस पर कब तक रखी रहेगी, जब इस पर दो बल कार्य कर रहे हों। ठीक है, कोई भी वस्तु हो अगर दो बल उस पर कार्य करते हैं तो विपरीत दिशा में रहेंगे तो हमेशा उनका परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु रखी हुई है, विरामावस्था में है, इसका मतलब इस पर दो संतुलित बल कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप, ठीक है, सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है। ऑप्शन है कोक, कोलतार, कोल गैस और चारकोल। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा, कोक हो जाएगा। क्या होगा, कोक हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कोक होता है। क्या होता है, कोक। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीवों का समूह है, एक कोशिकीय जीवों का समूह है। ऑप्शन दे दिया है ईस्ट हाइड्रा अमोनिया, सॉरी अमीबा, ईस्ट हाइड्रा अमीबा, ईस्ट हाइड्रा अमीबा, सी अनिमोन और फिर पैरामीशियम बैक्टीरिया। तो सी अनिमोन, पैरामीशियम बैक्टीरिया, ईस्ट और अमीबा है, बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रा, सी एनिमोन, पैरामीशियम। ठीक, देखो इसमें से सही आंसर क्या होगा, एक कोश की जीवों का समूह कौन कौन सा है। वो जिसमें सी एनिमोन दिखता है इसे काट दो, ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, और आपका इसमें भी है, ये भी नहीं होगा। ठीक, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, अब बचे दो, दो में आप देखिए हाइड्रा है, क्या है, हाइड्रा, तो ये भी नहीं होता है, एक कोश की जीव नहीं आता है। ठीक है, उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बचा ऑप्शन कौन सा आपका, कौन सा ऑप्शन बचा, बी वाला ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन बच गया। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ईस्ट, अमीबा और बैक्टीरिया, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न क्या कह रहा है, एक परिवार ने कार द्वारा दिल्ली से जयपुर तक यात्रा की, यात्रा के आरंभ में, ठीक है, यात्रा के आरंभ में 4157 किलोमीटर था, जो पाठ्यांक था वो कितना था, 4157 किलोमीटर था। फिर यात्रा के अंत में कितना हुआ, 4436 किलोमीटर। यदि वह यात्रा पूरी करने में उन्हें 5 घंटे 10 मिनट लगते हैं तो औसत चाल क्या होगी, 5 घंटे 10 मिनट। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि यात्रा करते समय कितना था और यात्रा खत्म होने के बाद, तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना किलोमीटर वो अंतर बता रहा है। ठीक है, 44 है, 36, 44 36, उसमें से ये अंत में था और प्रारंभ में कितना था, 4157। ठीक है, 4157, इसको आप घटाइए तो कितना हो जाता है, 16 में से 7 गया 9 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ 12, 12 में से 5 गया 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। मतलब 279 किलोमीटर, 279 किलोमीटर वो चला। ठीक है, और समय कितना लगता है, 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 10 मिनट टाइम है उसका। तो इसको हम, ये है किलोमीटर, तो 5 घंटे 10 मिनट इसको हम किस में बनाएंगे, घंटे में बनाएंगे। तो 5 घंटे 10 मिनट का मतलब है 5 प्लस 10 को हम किस में बना देंगे, मिनट को घंटे में बना देंगे, 60 से भाग करके 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 सही
कितना हो जाएगा, 5 और 1 31/6 हो जाएगा। तो इसको हल कर लेंगे 279 बटे में 31/6 समय हो जाता है। ठीक है, ये घूम के ऊपर चला जाएगा तो 279 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक, बटे में क्या हो जाएगा, 31 आपका रहेगा। अब इसको काट दीजिए, 31 से कितना आएगा, 31 से डायरेक्ट कट जाएगा, 31 का नाम 31 और 31 कितना आएगा, 31 नवैया। ठीक है, 31 नवैया 279। अब 9 और 6 बचा तो 9 छक 54, कितना आएगा आंसर, 54 किलोमीटर पर आवर। इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल थी, 54 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रोटेशन ऑफ अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन, ठीक है, कौन सी घटनाएं, घटनाओं का कारक पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को कहा जा सकता है। कौन सी घटनाओं का कारण पृथ्वी पर अपने अक्ष का घूर्णन को कहा जाता है या कहा जा सकता है। ऑप्शन क्या है, पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा से चलना। ठीक है, पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा से चलना, एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात का बनना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स, ऋतुओं का बनना। और चौथा ऑप्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इक्लिप्स, ग्रहण का लगना। देखो, पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, मान लो ये पृथ्वी है तो ये अक्ष पर अपने घूमेगी। ठीक है, कहाँ पर घूमेगी, अक्ष पर घूमेगी। ये इसका अक्ष हो गया, तो अक्ष के ये क्या करती है, परितः घूमती है। ठीक है, अक्ष के परितः घूमती है, तो ये जो भाग यहाँ मान लो यहाँ सूर्य है तो सूर्य के सामने जो भाग पड़ेगा उस पर क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। ठीक है, जो भाग घूम कर यहाँ आ जाएगा उस पर अंधेरा आ जाएगा। इसका मतलब है दिन और रात का होना इससे होता है। तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। पहला में क्या है, पवन की दिशा का सटीक उत्तर। ठीक है, पवन की दिशा का सटीक उत्तर का पता चल जाता है, मतलब सटीक उत्तर दक्षिण दिशा में विचलन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, पवन की दिशा में मतलब जो हवाएं हैं वो गति करने लगती हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 1 और 2 सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2 किस में है, आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा, 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अ फ्लावर अपीयर्स रेड इन सनलाइट। ठीक है, सूर्य की धूप में एक जो फूल है वो सूर्य की धूप में कैसा दिख रहा है, रेड, लाल दिखाई दे रहा है। विच कलर इट अपीयर्स इन ग्रीन लाइट, वह ग्रीन लाइट में कौन सा कलर प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन है लाल, काला, हरा और पीला। कौन सा कलर प्रदर्शित करेगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, काला दिखेगा। ठीक है, कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। आपका सी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो जब ये सूर्य का प्रकाश मिलता है तो ये क्या करता है, लाल रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन वही अगर कलर हम लेके जाएंगे ग्रीन लाइट में, ठीक है, हरे प्रकाश में, तो क्या करेगा, जितना भी प्रकाश आएगा सबको एब्जॉर्व कर लेगा। ठीक है, जब एब्जॉर्व कर लेता है कोई चीज़ किसी भी प्रकाश को, तो वो किस कलर का दिखाई देगा, काला दिखता है। ठीक है, किस कलर का, काला दिखाई देगा। ठीक, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड हैपन रेस्पेक्टिवली टू बी बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर इफ सॉल्ट इज एडेड सो इट। यदि इसमें एडेड टू इट, यदि इसमें हम क्या मिला देते हैं, नमक। ठीक है, किसी भी जल में अगर हम नमक मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है, ऑप्शन क्या है, बोथ विल इंक्रीज, दोनों बढ़ जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज बट
द फ्रीजिंग पॉइंट विल डिक्रीज, क्वथनांक बढ़ जाएगा किंतु हिमांक घट जाएगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट विल इंक्रीज बट द बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। कह रहा है हिमांक बढ़ जाएगा, हिमांक बढ़ जाएगा किंतु क्वथनांक घट जाएगा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ विल डिक्रीज, दोनों घट जाएंगे, हिमांक और गलनांक दोनों घट जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखो जब कोई जल है, ठीक है, जल या पानी, इसमें अगर हम नमक मिला देंगे, क्या मिलाएंगे, नमक, ठीक है, अगर हम इसमें नमक मिला देते हैं तो इसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है और हिमांक जो है वो घट जाता है, ठीक है, क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। तो बी ऑप्शन इज राइट, बी फॉर बॉय, ठीक है, आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक, क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट फाउंड इन बर्ड्स, पक्षियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं पाया जाता। ऑप्शन है यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, इंटेस्टाइन, आंत, लीवर, यकृत और किडनी, वृक्क। इसमें से कौन सा अंग पक्षियों में नहीं पाया जाता। देखिए सबसे पहला काम, इसमें पक्षियों में कौन कौन से अंग नहीं पाए जाते वो चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें तो देखिए इनकी जो हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं, खोखली होती हैं, और इसमें मूत्राशय, मूत्राशय नहीं पाए जाते, पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा अंग नहीं पाया जाता, मूत्राशय नहीं पाया जाता, और इनमें दांत नहीं होता है पक्षियों में, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, पक्षियों में दांत नहीं पाए जाते हैं, ठीक, मूत्राशय नहीं होता जिसकी वजह से इनके जो मल मूत्र होते हैं ये क्या करते हैं, थोड़ा पेस्ट टाइप में होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मोस्ट प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, मोस्ट प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल इन द फॉलोइंग फॉर्म, अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में प्राप्त करते हैं। ऑप्शन क्या है, फ्रीज नाइट्रोजन, मुक्त नाइट्रोजन, ठीक है, फ्री नाइट्रोजन मतलब मुक्त नाइट्रोजन, और ऑप्शन क्या है, नाइट्रिक एसिड, ठीक, नाइट्रिक अम्ल के रूप में, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl होगा, ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होगा, और फिर नाइट्रेट्स के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो पौधे हैं नाइट्रोजन निम्नलिखित में से पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो किस रूप में प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट के रूप में, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट, डी फॉर डेनमार्क, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट, नाइट्रेट के रूप में मृदा प्राप्त करते हैं, मिट्टी जो है नाइट्रेट के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखो क्या कह रहा है, आप एक कमरे में हैं जिसकी भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं हैं, ठीक है, आपको 10 क्षण चुंबक दिए जाते हैं, 10 क्षण चुंबक के दिए जाते हैं, एक चुंबक के एक ध्रुव को आपके लिए चिन्हित कर दिया गया है, एक चुंबक के एक ध्रुव को आपके लिए चिन्हित कर दिया गया, ठीक है, एक ध्रुव को चिन्हित कर दिया गया। अब आपको कम से कम कितने और चिन्हित ध्रुवों की आवश्यकता होगी जिससे कि आप सभी 10 चुंबकों के दोनों ध्रुवों की पहचान कर सकें, देखिए जब आपका चुंबक, मान लो ये कोई चुंबक है, ठीक है, इसके 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है, 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है आपका नॉर्थ, ठीक है, दूसरा होता है साउथ, ठीक, यही 2 ध्रुव होते हैं एक चुंबक के। अब आपको इनमें से अगर नॉर्थ मालूम है तो साउथ सीधी सी बात है पता चल जाएगा, और अगर साउथ मालूम है तो आपको नॉर्थ पता चल जाएगा, ठीक है। इसके 2 ही ध्रुव होते हैं, इनकी जो सुइयां होती है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, ठीक है, जो ये चुंबक के ध्रुव होते हैं हमेशा उत्तर दक्षिण होते हैं। अब इनमें से आपको दिशा आसानी से पता लगा सकते हैं, जब एक ध्रुव मालूम है दूसरे से आराम से जानकारी मालूम हो जाएगी, जब एक छोर आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, तो दूसरा क्या होगा, सीधी सी बात है साउथ होगा, ठीक। तो कह रहा है इनमें से
10 चुम्बकों के दोनों ध्रुवों की पहचान करने के लिए आपको कितने चुम्बक की और आवश्यकता होगी, या कौन से चिन्ह दे दिया जाए। ठीक है, चिन्हित की आवश्यकता होगी, तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, और किसी की आवश्यकता नहीं। एक ही चुम्बक से हम दूसरे ध्रुव का पता लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, और कोई दिशा की आवश्यकता नहीं, और कोई चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चलो अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, मैच द नेम ऑफ द एसिड गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द करेस्पॉन्डिंग फूड आइटम्स इन विच दे आर फाउंड गिवन इन कॉलम सेकेंड। ठीक है, कॉलम में दिए गए अम्लों का कॉलम एक में दिए गए उन खाद्यान्न पदार्थों से मिलान करिए जो जिनमें वे पाए जाते हैं। ठीक है, तो कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 दिया है। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा सही होगा। देखो, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये क्या है, किस में मिलता है, तो ये इसका सही मैच क्या हो जाएगा, विनेगर, सिरका में पाया जाता है। ठीक है, अगला लैक्टिस अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल सीधी सी बात है, आपको पता होगा लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये दूध में, है ना। तो दूध से क्या बनता है, दही। ठीक है, दही। अगला ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल इससे क्या प्राप्त होता है, ये कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से मिलेगा ऑक्सैलिक अम्ल, स्पाइनच। ठीक है, और फिर आपका साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होगा, नींबू से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो पहले का चौथा, पहले का चौथा किस में है, इसमें है, फिर दूसरे का तीसरा ये गलत है। ठीक है, दूसरे का तीसरा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी ऑप्शन आपका है नहीं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट मिलान हो जाएगा, इसमें से डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, डी फॉर डेनमार्क हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है। ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का, और कैल्शियम सुपर फास्फेट का, और कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसमें से किसका नहीं किया जाता है, अब आप बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा, जो यूरिया के मतलब खाद के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता, उर्वरक के रूप में जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको तो पता है अमोनिया होनी चाहिए, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट भी होता है, ठीक है, हम लोग खाद लाते हैं तो उसमें पोटेशियम युक्त खाद, ठीक है, और कैल्शियम सुपर फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट, फास्फेट भी होता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आपका तीनों सही है, तो सीधी सी बात है डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये खाद के रूप में नहीं प्रयोग होता, कैल्शियम कार्बोनेट खाद के रूप में प्रयोग नहीं होता है। इसमें क्या पूछा है, किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं होता है, तो नहीं पूछ रहा है ना, तो नहीं का आंसर, निगेटिव का आंसर निगेटिव ही होगा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज मोस्ट लाइकली टू बी हिट बाई अ साइक्लोन। ठीक है, एक साइक्लोन के द्वारा कौन सा भारत का जो राज्य है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, चक्रवात के द्वारा प्रभावित होने वाले संभावित अधिकतर सबसे अधिक कौन सा राज्य प्रभावित होता है। ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। साइक्लोन कहाँ पर आता है, देखो साइक्लोन कहाँ पर आएगा, ये समुद्री हवाओं के द्वारा होता है। ठीक है, तो समुद्र से जब स्टार्ट होता है तो हरियाणा में तो हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी नहीं होता है। ठीक है, आपका उत्तराखंड में भी समुद्री छोर। ठीक है, तो यहाँ तो ये प्रभावित होते ही नहीं है ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य प्रभावित होता है, वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, सी फॉर चेन्नई। ठीक, आपका सी ऑप्शन इज
राइट। कौन सा प्रदेश ज़्यादा प्रभावित होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाई बडिंग, रिप्रोड्यूस बाई बडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड बाई बडिंग। ठीक है, बडिंग के द्वारा कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करता है, प्रजनन क्रिया करता है, ठीक, मुकुलन के द्वारा। देखो ऑप्शन है हाइड्रा, अमीबा, दूसरा ऑप्शन अमीबा पैरामीशियम, तीसरा ऑप्शन ईस्ट हाइड्रा, और चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? पैरामीशियम और ईस्ट। ठीक है, बडिंग के द्वारा किस में होता है? तो बडिंग जो मुकुलन के द्वारा जो है प्रजनन क्रिया किस में होता है? देखिए हाइड्रा और अमीबा ये तो होगा नहीं, ठीक है, अमीबा जहाँ जहाँ दिखे उसको काट दो, ठीक, पैरामीशियम भी आपका काट दो, ठीक, क्योंकि अमीबा जो है ये क्या है? द्विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा? द्विखंडन द्वारा। पैरामीशियम भी द्विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, अपने शरीर को ये दो दो भागों में तोड़ देते हैं। एक मान लो ये है आपका अमीबा है, ठीक है, तो ये वयस्क होकर क्या करेगा? अपने शरीर को दो छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है। ठीक है, इस तरीके से द्विखंडन हो जाता है इनका शरीर का, और ये फिर वयस्क होते हैं, ये फिर वयस्क होंगे और फिर अपने शरीर को दो दो भागों में तोड़ेंगे ये दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें प्रजनन क्रिया होती है। ठीक, पैरामीशियम में भी ऐसा होता है। तो ये तो होंगे नहीं, अमीबा नहीं होगा, पैरामीशियम नहीं होगा। ठीक है, पैरामीशियम इसमें भी है, इसमें भी है, अमीबा इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ईस्ट और हाइड्रा। क्या होगा? ईस्ट और हाइड्रा। सी फॉर चेन्नई इज राइट आंसर। ठीक, सी फॉर चेन्नई इज राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन डिस्प्लेस द रेस्ट फ्रॉम दियर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य सभी को उसके लवणीय विलयन से, ठीक है, अन्य सभी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है? देखिए जो धातु सबसे ऊपर होगी, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर आप पढ़े हों विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो उसमें जिसके जो धातु सबसे अधिक क्रियाशील है वो क्या करती है? अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, ऑप्शन आपका है कॉपर, सिल्वर, आयरन और जिंक। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, जिंक, आयरन। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? जिंक होगा। क्या होगा? जिंक हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? जिंक। थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। ठीक है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, लोगों को शेयर करिए, जानकारी दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।